हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एनडीए और एनए एग्जामिनेशन 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन में जो रिटन एग्ज़ाम होना था वो आपका अप्रैल मंथ में कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से आपका ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस एग्जामिनेशन की न्यू डेट अब आ चुकी है, जो कि 6 सितंबर 2020 है। अब आपका ये एग्ज़ाम 6 सितंबर 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा और इसका रिटन एग्ज़ाम के लिए आज से अगर देखा जाए तो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, 3 मंथ्स का आपको टाइम आज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 मंथ आपको मिल रहे हैं और ये 3 मंथ आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी भी थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पेंडेमिक की वजह से आप भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं बच्चों का जब बर्डन नहीं होता है या उन पर एक प्रेशर नहीं होता है कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पता है कि कब एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर करते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि आपका एग्जामिनेशन में अब आपके पास सिर्फ ऑलमोस्ट 3 मंथ बाकी हैं, तो अब आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स क्वालिफाई करें और ये एग्जामिनेशन आपका इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं, फिर जो हमारी क्लास का मोटो है उस पर बात करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन है ये टोटल 418 वैकेंसीज़ के लिए आया है आपका, जिसमें से 48 वैकेंसीज आपके एनए एग्जामिनेशन के लिए रिजर्व रखी गई हैं और 370 वैकेंसीज में आपका एनडीए के लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आपका सेपरेशन है वैकेंसीज़ का। तो ये आपको बेसिक पता चला और एग्ज़ाम नई डेट आपको पता चल गई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि ये एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होता है। तो आप सबको बेसिक बातें पता हैं, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, फिर हम अपनी मेन बात पे आएंगे। ये एग्ज़ाम में आपके 2 पोर्शन में 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है और पहली स्टेज में आपका आता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, सेकंड में आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसे जीएटी बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स और जीएटी 2 स्टेज आपकी होती हैं यहाँ पर। दोनों ही स्टेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 120 होते हैं और जीएटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है और यहाँ पर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 0.83 मार्क्स की माइनस मार्किंग होती है और यहाँ पर 1.3 मार्क्स के अराउंड आपकी माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की तो यहाँ पर आपके 300 टोटल मार्क्स बनते हैं और यहाँ पर 600, तो रिटन का ग्रैंड टोटल आपका बनता है 900 मार्क्स का। ठीक है, 900 मार्क्स का आपका रिटन का ग्रैंड टोटल बनता है। अब मैं यहाँ पर जो हमारी क्लास में मोटो है वो है कि मैथमेटिक्स को 3 मंथ में कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए जिससे हम मैथमेटिक्स के 300 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही रहता है कि मैथ्स का जो पोर्शन है आपका वो आता कहाँ से है, वो आपका क्लास 11th और 12th से एनसीईआरटी पैटर्न के बेस क्वेश्चंस आते हैं। आप सब ने क्लास 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है, लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये होता है कि सर क्लास 11th और 12th की मैथ्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस है और इस सिलेबस को इस 3 मंथ में कैसे पढ़ा जाए कि हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें। तो मैं आज आपको इस क्लास में यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस हैं इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले सेक्शंस पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उन पे अच्छी मेहनत करके मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर कि कौन कौन से सेक्शन में कितना वेटेज रहता है, आपको कहीं ना कहीं इस बात पे भी कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफाइन करूँगा वेटेज, किस टॉपिक का कितना रहने वाला है और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपके वो टॉपिक से स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उन्हें अच्छे से 3 मंथ्स में रिवाइज भी कर सकते हैं और अगर आपके कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं तो उन्हें 3 मंथ्स के इस अच्छे खासे पीरियड में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए आज के मेन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके कौन कौन से मैथ सेक्शन के टॉपिक्स हैं जिनमें कितना उनका वेटेज रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस का पोर्शन है। सेकंड में आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। देन आपका आता है अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद आपका पोर्शन आता है एनालिटिकल, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री के बाद हम बात करें तो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की। फिर आपका टॉपिक आता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम बात करते हैं, ये हमारे कितने टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक हो गए। लास्ट में हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है बेटा, तो ये आपके 7 पोर्शन में मैंने आपके सिलेबस को मैथमेटिक्स के डिवाइड किया हुआ है, 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं वेटेज के बारे में। तो बेटा वेटेज के बारे में बात की जाए तो आपका जो कैलकुलस का पोर्शन है वो आपका 24 to 26 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री में बात की जाए तो 21 to 24 क्वेश्चंस का आपका वेटेज रहता है। अलजेब्रा में भी आपका 20 to 23 क्वेश्चंस का वेटेज हो जाता है, और साथ ही साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपका 18 to 20 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। ठीक है, ये है हाई वेटेज वाले टॉपिक्स। अब यहाँ से आपका वेटेज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। जैसे मैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में बात करूँ तो आपका स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में आपका 10 to 12 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, और इन दोनों टॉपिक्स में 8 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज रहने वाला है आपके क्वेश्चन में। और ये वेटेज सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये प्रिपरेशन करी गई है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि अगर मैं इन 4 टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर दूँ, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा, देखिएगा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये 4 टॉपिक आपको ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूँ मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बात की जाए तो ये 4 टॉपिक मिल के आपको ऑलमोस्ट 80 to 90 प्लस क्वेश्चंस देते हैं। 80 to 90 प्लस क्वेश्चंस आपको देते हैं। आपको पता है कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, तो बेटा 120 में आपके 90 क्वेश्चंस के अराउंड सिर्फ इन 4 टॉपिक से ही आ जाता है। तो आपको पता चला, अरे सर अब तो बहुत आसान है, क्या कि ये 4 टॉपिक अगर मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, और अगर अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है तो 3 मंथ का मेरे पास टाइम भी है, और इस 3 मंथ में अगर इन 4 टॉपिक को मैं इतना अच्छा कर लूँ कि इन 4 टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन मैं 100% सॉल्व करके आऊँ, वो भी बिल्कुल सही। 100% सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, भले ही आप टोटल क्वेश्चन ना करें, आप क्वेश्चन 95% करें चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी उसमें 100% होनी चाहिए। तो अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम मार्क्स की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन 4 टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन 4 टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो देखिए 90 प्लस क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और 90 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 आपको सिर्फ 4 टॉपिक से मिल रहा है, और क्या चाहिए। फिर आते हैं इन 3 टॉपिक्स के पास, और ये 3 टॉपिक आपको क्या देते हैं, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपको यहाँ से मिलता है। ये 30 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ से मिलते हैं, इनमें आप थोड़ा सा कम फोकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कम फोकस की। क्यों? क्योंकि बेटा स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, ये 3 जो टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चंस टफ नहीं बनता है। जी हाँ, इनसे क्वेश्चंस आसान बनते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हो जाते हैं, कैलकुलेशंस आपके हो जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको टफ लगने लगता है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से टफ नहीं बनता है। तो अगर यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो 30 में अगर आप मान लीजिए 25 के अराउंड क्वेश्चन भी कर ले गए, 30 में 25 के अराउंड क्वेश्चन भी आपने करें, तो 90 और 125 अगर आप ऐड करें तो 115 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आउट ऑफ 120। मैं मानता हूं कि इसमें 100 प्लस आपको एक्यूरेसी रखनी ही रखनी है, 100 प्लस क्वेश्चंस में एक्यूरेसी रखनी ही है। ठीक है, तो इस एक्यूरेसी और इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये पता चल चुका है कि अब आप कितने मार्क्स ला सकते हैं।
तो आपको मेहनत कहाँ करनी है, इन 4 टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा फोकस करना है। अगर अभी तक आपने फोकस नहीं किया है तो अभी से आपके पास 3 मंथ्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक के लगाइए और नए क्वेश्चन सीखने की कोशिश करिए। और मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका कि कैसे इसको प्रिपेयर करूँ, कौन से टॉपिक्स पढ़ूँ। उसके लिए सबसे रामबाण तरीका, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। आप पिछले 8-10 साल के पेपर्स को सॉल्व करेंगे ना तो आपको एग्जामिनर की स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि वो क्या चीज़ें आपसे पूछना चाहता है। उस हिसाब से आपके प्रिपरेशन पर भी असर पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक स्ट्रेटजी कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ आप कम फोकस करके भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक आइडिया, एक ओवरव्यू। लेकिन अब आप पूछेंगे सर ओवरव्यू तो आपने दे दिया, लेकिन अब समस्या आती है, जैसे मैं अलजेब्रा का एग्जांपल लूँ तो अलजेब्रा में क्लास 11 और 12 को ऐड किया जाए तो आपके 3 टॉपिक बनते हैं। कौन कौन से? वो 3 टॉपिक बेटा आपके बनते हैं सेट थ्योरी, रिलेशन का पोर्शन और लास्ट में आपका बनता है फंक्शन। तो सर अब मैं सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं और किसको कम इंपॉर्टेंस से भी काम चल जाएगा? कौन सा पोर्शन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा कम पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं। तो मैं आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो अब हम डिटेल में इन टॉपिक्स को थोड़ा सा समझेंगे कि किन चीज़ों की क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, तो कैसे मैं प्रिपेयर करूँ कि इस 3 मंथ में मैं सब कुछ कवर भी कर लूँ और मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आपको वेटेज दिया था वैसे ही मैं अब डिफ़ाइन कर रहा हूँ हर टॉपिक को। सबसे पहले मैंने कैलकुलस की बात करी, तो कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल में। ठीक है, डिफरेंशियल के भी 3 पार्ट हैं यहाँ पर और इंटीग्रल के भी 3 पार्ट हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। डिफरेंशियल में आपका डिफरेंशिएशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड देन आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल में आपके 3 पार्ट इसमें भी होते हैं। पहला आपका है इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल, देन हम बात करेंगे एरियाज बाउंडेड बाय रीजन, फिर आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है रेड पेन से, उसका मतलब क्या है समझिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। कैसे? एम का मतलब है बेटा मॉडरेट, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉडरेट लेवल पे है इम्पॉर्टेंस। यहाँ पे एल का मतलब है ये लेस इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। और आई का मतलब है बेटा इंटेंस इम्पॉर्टेंस है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया। एम मतलब मॉडरेट है इंपॉर्टेंस इसकी, एल का मतलब है कि लेस इंपॉर्टेंस है और आई का मतलब है इंटेंस, ये इंपॉर्टेंस रखता है हमारे एग्जाम्स में। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो आपके क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे, यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे भी मॉडरेट है। एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव भी हमारा मॉडरेट आता है, यानी कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा डिफरेंशियल का जो पोर्शन है वो हमारे लिए मॉडरेट लेवल पे है, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि इसे हम कोई भी इसका टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, हमें हर टॉपिक पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इंटीग्रल के पास आते हैं तो इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल हमारा मॉडरेट लेवल पे रखा गया है। एरियाज बाउंडेड बाय रीजन को हमने लेस इंपॉर्टेंस दी है, इसका मतलब है कि इससे क्वेश्चंस बहुत कम आने वाले हैं। इसका मतलब अगर मैं इससे बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ूँ, ज़्यादा डीप में इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंटेंसिव है। इसका मतलब अब अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इंटीग्रल में भी आपको क्या मिला, मॉडरेट और इंटेंस के बीच में लेवल कहीं आपका मिलता है, इंटेंस और मॉडरेट के बीच में आपका लेवल मिलता है। ठीक है, फिर हम सेकंड हमारा जो पार्ट था वो था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, लास्ट में आपका क्लास 12 में पढ़ाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है,
अगर हम बात करें किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि इसे इंटेंस के लेवल पे रखा गया है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका मॉडरेट लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है और आप एनडीए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंस में आता है। ठीक है, कहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत करनी है? आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेहनत करनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में, और साथ ही साथ मेहनत करनी है हाइट एंड डिस्टेंस में। क्लियर है? आपको इतना पोर्शन समझ में आया कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड में बात करते हैं अलजेब्रा और एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में। तो क्योंकि स्टार्टिंग के आपके 4 ही टॉपिक मेन थे, तो वहाँ पे अलजेब्रा में अगर मैं देखूँ तो अलजेब्रा को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 8 पार्ट्स हैं? सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, बाइनोमियल एंड लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लास्ट में आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। अब देखते हैं ये जो 8 टॉपिक हमारे अलजेब्रा में आए हैं, उनमें से किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और किन में हम कम मेहनत पे भी काम चला सकते हैं। सेट थ्योरी आपका मॉडरेट लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ रिलेशन आपका लेस इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। लेकिन फंक्शन आपका इंटेंस इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फंक्शन से बनते हैं। बाइनोमियल लॉगरिथम आपका लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आने वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका लेस इंपॉर्टेंस रखता है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका मॉडरेट लेवल पे आएगा, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका इंटेंस हो जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पेपर में। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ओवरव्यू एक लूँ कि अलजेब्रा में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो आपको पढ़नी है सेट थ्योरी, फंक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज। अगर आप ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में आप 90% प्लस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री में। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का बेटा आपके 2 पार्ट हैं, एक 2D और एक 3D। 2D में अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बातें होती हैं यहाँ पर। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में आ जाऊँ तो इंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आते हैं सर्कल में, तो ये मॉडरेट लेवल पे है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस भी अच्छी खासी हो जाती है। और कोनिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोनिक आपका इंटेंस इंपॉर्टेंस रखता है। फिर बात करते हैं 3D में, तो ज्योमेट्री पोर्शन यहाँ पर भी लेस इंपॉर्टेंट है। लाइन में अगर आ जाए तो इंटेंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी मिली हुई है 3D में भी। और स्पेयर में लेस इंपॉर्टेंस है, जैसे सर्कल को था मॉडरेट, यहाँ पे स्पेयर लेस दिया हुआ है। और प्लेन में मॉडरेट लेवल रखा गया है। तो आपको 2D और 3D में मिलाकर कुल 3-4 टॉपिक पे ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, पूरी डिटेल आपको अब टॉपिक वाइज दे दी गई है। ठीक है, ये 4 आपके मेन टॉपिक थे, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराई। अब हमारे पास जो 3 टॉपिक बचते हैं मैथमेटिक्स में, वो बेटा कौन कौन से 3 टॉपिक हैं? वो हैं आपके वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट। वेक्टर अलजेब्रा के बाद आपका आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, देन आपका आता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो अगर मैं बात करूँ वेक्टर अलजेब्रा की सबसे पहले, तो बेटा वेक्टर अलजेब्रा आपका जो पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा, देन आपका आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का पोर्शन आता है। उसके बाद आपका आता है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का पोर्शन। ठीक है बेटा, इनमें अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इनमें कोई सेक्शन नहीं बनता है, ये आपका लेस इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। स्टैट प्रोबेबिलिटी आपका इंटेंस पार्ट रखते हैं, और ये भी इंटेंस पार्ट रखता है अपने एग्जाम बोर्ड। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस से 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन इंटेंस है यानी कि इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर चाहिए। सॉरी,
स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो ये भी एक इंटेंस पोर्शन है आपका, क्योंकि इससे लिमिटेड क्वेश्चन ही आ सकते हैं, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, ना ही इसमें ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो वो 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं अच्छे से तो आपके कंप्लीट 100% मार्क्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी अभी तक जो मैंने आपको बताई है वो समझ में आई होगी। अब आपको 3 मंथ्स में कैसे इन्हें पढ़ना है, किन टॉपिक्स में आपकी कमजोरियां हैं, किन टॉपिक्स में आप अच्छे हैं, तो उनको रिवाइज करें। जहां आप कमज़ोर हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करें, इस स्टैट्स को देखें, समझें कि क्या चीज़ें आपने क्या मॉडरेट और इंटेंस लेवल की कोई चीज़ तो आपने नहीं छूट गई। इंटेंस और मॉडरेट जहाँ जहाँ मैंने बताया है वो टॉपिक्स आपसे बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। और हाँ, अब मैं कुछ मेन बातों की बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि पेपर क्वालिफाई करना सबके लिए आसान नहीं होता है। क्यों? सभी एक ही कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं या एक ही जगह तैयारी करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। एक ही टीचर पढ़ा रहा है तब भी क्यों? कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टिप्स आपको बता देता हूं कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले आप कभी भी एक बेस्ट बुक के पीछे मत भागिए कि कौन सी बेस्ट बुक होगी। 50 लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं, कोई किसी का नाम बता रहा है, कोई किसी का नाम बता रहा है। आप कोई भी एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड कोई भी आप बुक ले लीजिए और उस बुक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, नए क्वेश्चंस को करने से डरिए मत कि नया क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं करूँगा। वो डर अपने मन से निकालिए, नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, टफ क्वेश्चंस को भी लीजिए। क्या पता पेपर अगर कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए नए चैलेंजेस लेने से कभी मत घबराइए, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो वहाँ तो हर मोड़ पर चैलेंज आपको मिलेगा। तो अभी से क्यों ना तैयारी करी जाए नए चैलेंजेस के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रेटजी क्या है एग्जामिनेशन की और क्या एग्जामिनर आपसे ज़्यादातर चीज़ें पूछता है। मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया, जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप ये चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाकर समझ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जहाँ भी मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नई चीज़ों से डरिए मत। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, छोटी सी बात मैं आपको और बता दूँ, बाउंसर क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। बाउंसर क्वेश्चंस को पहचानना सीखिए। सर ये क्या होता है? बाउंसर बॉल तो सुनी थी, लेकिन बाउंसर क्वेश्चन क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको बाउंसर क्वेश्चन क्या है। बाउंसर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे टाइम में सॉल्व नहीं होने वाले हैं। हर एग्जामिनर आपकी हर स्ट्रेटेजी को क्या करता है, ब्रेक करने के लिए प्लान करके बैठा हुआ है और साथ ही साथ वो आपके ब्रेन को भी टेस्ट कर रहा है कि आपका ब्रेन कितना वर्क करता है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाउंसर क्वेश्चन वो हर पेपर में ही डालते हैं, 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपके बाउंसर क्वेश्चन होते ही हैं। बाउंसर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम टेकिंग होते हैं, जिन्हें देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें मुझे टाइम लगेगा। तो वहाँ पर आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने मत बैठिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने चले गए और आपको एक बाउंसर क्वेश्चन मिला और आपने कहा कि ये तो मैंने प्रिपेयर किया है टॉपिक और मैं ये क्वेश्चन करके ही रहूँगा, तो आप उसका कोई लॉस नहीं कर रहे हैं, आप अपना लॉस कर रहे हैं। किस तरह से समझिए, अब आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम है। 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन लगाने हैं। ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट के टाइम मिला हुआ है हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आपको बाउंसर क्वेश्चन मिल गया और आपने कहा ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, मैं इसको करूँगा ज़रूर। आप करने तो बैठ गए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसने कैलकुलेशन में आपको फंसा दिया या आपको ट्रिक्स में फंसा दिया। तो आप अब इसके पीछे पड़ गए कि मैं इसे करके ही रहूँगा, तो आपने अपना ज़्यादातर टाइम इसमें वेस्ट कर दिया और बाकी क्वेश्चंस का टाइम भी आपने इसमें लगा दिया। और अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी आप लॉस में ही हैं। आंसर आ भी गया तो भी आप लॉस में ही हैं, फ़ायदा नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आप बाकी क्वेश्चंस का टाइम इसमें लगा चुके हैं, अब उन्हें कैसे करेंगे।
इसलिए बाउंसर क्वेश्चंस को पहचानना सीखिए, उन क्वेश्चंस को लीव आउट करने में ही समझदारी है। अगर आपके पास बाउंसर क्वेश्चन आता है तुरंत उसे पहचानिए कि ये टाइम टेकिंग है, छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमानेंट छोड़िए, आप सिंपल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। जब लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप इन बाउंसर क्वेश्चंस के पास आइए, अदरवाइज आपको इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। 100% मार्क्स लाना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम नंबर्स लाना। और मैक्सिमम नंबर्स तभी आ सकते हैं जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप बाउंसर क्वेश्चंस के फेयर में फंस गए, यानी कि एग्जामिनर के बिछाए जाल में फंस गए, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो मेरी ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बाउंसर क्वेश्चंस को पहचानना सीखिए और बाउंसर क्वेश्चंस को लीव आउट करना सीखिए। ईगो सेटिस्फाइड मत कराइए, वहाँ पर आपको जॉब चाहिए, ना कि अपना ईगो सेटिस्फेक्शन। और जॉब मिल जाएगी ना तो ईगो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको हमारी दी गई स्ट्रेटेजी कैसी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेगुलर बेसिस पर क्विजेस और डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।